आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि MHD 19 है। आप लोगों के बुक का नाम है हिंदी दलित साहित्य का विकास। और इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2025 का जो पेपर गया उसी को सॉल्व करेंगे। तो उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है जिनका हमें क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है। पंक्ति यह है कि रोटी की महक जानती है आग का स्वाद, और पहुंचती है नासिका रंध्र तक हड्डियों के रस में डूबकर। यदि तुम्हें पहुंचना है इस महक तक, अपने कापुरुष से कहो भय छोड़कर बाहर आए, जैसे छत पर आती है धूप। ठीक है। तो ये जो पंक्ति है ये किस कविता से ली गई है, कौन इसके लेखक हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग संदर्भ में देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उत्तर लिखेंगे जिसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, मतलब 3, उसके बाद निष्कर्ष मिलेगा। तो 4 चरण में हम लोग इसके आंसर को समझेंगे। तो संदर्भ में देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक MHD 19 हिंदी दलित साहित्य का विकास में संकलित दलित साहित्य के प्रमुख रचनाकार जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कविता घृणा तुम्हें मार सकती है से ली गई है। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित ये जो मतलब रचित जो कविता है घृणा तुम्हें मार सकती है, उसी से ये पंक्तियां ली गई है। और इस कविता में कवि ने दलित जीवन की कठोर यथार्थता, श्रम और सवर्ण समाज की संवेदनहीन मानसिकता पर तीखा प्रहार किया है। यहाँ पर सवर्ण समाज मतलब जो समाज में ऊंची जाति के लोग हैं उनको कहा गया है। ठीक है। तो दलित जीवन जो मतलब जो नीची जाति के लोग हैं, जो हरिजन हैं। ठीक है। तो दलित जीवन को यहाँ पर मतलब कठोर यातना सहनी पड़ रही है। पूरे आप लोगों का जो ये बुक है उसमें सारी बातें दलित समाज से संबंधित ही है, क्योंकि इसमें लिखा गया है, बुक का नाम ही है कि हिंदी दलित साहित्य का विकास। तो इसमें दलितों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। ठीक है। और इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी हैं जिन्होंने यह कविता लिखा है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सवर्ण समाज को संबोधित करते हुए यह समझाने का प्रयास करता है कि दलित जीवन की वास्तविकता को केवल दूर से देखकर या कल्पना करके नहीं जा सकता। मतलब दलित जीवन हमारे जो इतिहास है, जिसमें हमारे मतलब भारत का जो इतिहास रहा है उसी से संबंधित है ये, क्योंकि जो भी बातें हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं वो हमारी पुरानी घट चुकी घटनाओं का वर्णन होता है। तो इसमें जो कहा गया है कि दलित समाज का जो मतलब जीवन है उसकी क्या सच्चाई है, उसको कोई दूर से देखकर या फिर कल्पना करके नहीं समझ सकता। उसके लिए उस जीवन की गहराई में उतरना पड़ता है, उसके श्रम, उसकी पीड़ा और संघर्ष को अनुभव करना आवश्यक है, तभी जाकर कोई इसको समझ पाएगा। कवि यह भी कहता है कि इस अनुभव तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के भय, घृणा और संकीर्णता को छोड़ना होगा। मतलब जो सवर्ण समाज है या फिर जो कोई भी है, अगर दलित जीवन की जो वास्तविकता है, जो उसमें दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, अगर उसको कोई समझना चाहता है, देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है, तो उसको मतलब उसमें उतरना पड़ेगा और अपने जीवन मतलब अपने अंदर से भय, घृणा और संकीर्णता को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर कोई उसको समझ पाएगा। तो व्याख्या में हम लोग देखेंगे जो पंक्तियां कही गई है उसकी क्या मतलब है। ठीक है। कवि कहता है कि रोटी की महक जानती है आग का स्वाद। मतलब देखिए, यहाँ रोटी की महक केवल खाने की सुगंध वाली बात नहीं की जा रही है। हम लोगों ने पंक्ति पढ़ते वक्त शायद आपके मन में सवाल या फिर ये ख्याल आया होगा कि रोटी मतलब जो हम लोग रोटी बनाते हैं वो वाला रोटी और उसके सुगंध की बात हो रही है, लेकिन नहीं। कवि यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि उस कठोर श्रम, भूख और संघर्ष का प्रतीक है। मतलब यहाँ पे जो रोटी की महक है वो उस कठोर श्रम और भूख और संघर्ष की प्रतीक है, जिसके बाद रोटी तैयार होती है। मतलब उससे पहले कितना कुछ करना पड़ता है, उसके बाद रोटी तैयार होती है। यह महक उस आग का स्वाद जानती है जिसमें वो पकी है। मतलब जो महक है, जहाँ पर रोटी बनी है, जिस आग में पकी है, वो आग जानती है। मतलब वो आग के बारे में रोटी को पता है। ठीक है। अर्थात वह जीवन के कष्टों और तपन से होकर गुजरी है,
इसी तरह दलित जीवन की छोटी-छोटी खुशियाँ भी उनके गहरे दुःख और संघर्ष से जुड़ी होती है। ठीक है? आगे और आगे लिखा हुआ है और पहुँचती है नासिका रंध्र तक, हड्डियों के रस में डूबकर। ये जो पंक्ति है, इसमें कवि बताता है कि यह अनुभव केवल बाहरी नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा की गहराइयों तक समाया हुआ है। दलितों का श्रम इतना कठोर है कि वह उनके अस्तित्व के हर हिस्से में बस जाता है, इसलिए उसकी अनुभूति भी उतनी ही गहरी होती है। मतलब जिस तरह से यहाँ पे जो रोटी की जो खुशबू होती है वो नासिका रंध्र तक पहुँचती है, मतलब हमारे नाक तक पहुँचती है और हड्डियों में उसके रस मतलब डूब जाते हैं। बिल्कुल, वैसा ही दलित जीवन है, जिसमें दलित जीवन का जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो दुःख है, वो बिल्कुल उनके अंदर बस सा जाता है, इसलिए उसकी अनुभूति भी बहुत गहरी होती है। ठीक है? आगे कवि कहता है, यदि तुम्हें पहुँचना है इस महक तक, इसका मतलब क्या है? कविता की पंक्ति है कि यदि तुम्हें पहुँचना है इस महक तक, अर्थात यदि कोई इस जीवन की सच्ची अनुभूति करना चाहता है, मतलब दलित जीवन को, दलित वाले व्यक्ति को छोड़कर अगर कोई बाहरी व्यक्ति दलित वाले जीवन का अनुभव करना चाहता है कि वो कैसा है, तो उसे केवल दूर से देखने या सुनने से काम नहीं चलेगा। उसे उस अनुभव के भीतर जाना होगा। इसके लिए कवि एक महत्वपूर्ण भी बात कहता है कि अपने कापुरुष से कहो भय छोड़कर बाहर आए। यहाँ कापुरुष मतलब उस संकीर्ण, मतलब जैसे बड़े समाज के बड़े लोग कहते हैं कि वे लोग उन लोगों के घर नहीं जाते, उनका छुआ हुआ पानी, ठीक है, नहीं पीते। मतलब तो ये सारी संकीर्णता जो है, मन में जो संकीर्णता जगह बनाकर बैठी हुई है, तो इसको अलग करके बोल रहे हैं कवि। अगर समझना है उनके जीवन के बारे में तो आओ ये सब छोड़कर, ठीक है? तो का यहाँ कापुरुष उस संकीर्ण, डरपोक और घृणात्मक मानसिकता का प्रतीक है, जो सवर्ण समाज के भीतर बैठी हुई है। मैंने कहा आप लोगों से कि जो ऊँची जाति के लोग हैं, सवर्ण समाज है, वो अगर इसको समझना चाहता है तो उसको ये संकीर्णता, उसके मन में जो घृणात्मक मानसिकता लेकर बैठा है दलित समाज के प्रति, उसको छोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर वो उनके दर्द को समझ पाएगा, नहीं तो कभी नहीं समझ पाएगा। तो यह मानसिकता दलितों के जीवन को समझने से रोकती है। ये जो मानसिकता है कि हम लोग उनके घर नहीं जाते, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते, ये सारी जो बातें हैं सवर्ण समाज की, यही मानसिकता उन्हें उनकी दर्द को समझने से रोक देती है। कवि कहता है कि जब तक यह भय घृणा नहीं टूटेगी, तब तक वास्तविक समझ संभव नहीं हो सकेगा या फिर नहीं है। अंत में कवि उपमा देता है। उपमा देना मतलब यहाँ पे तुलना करना, ठीक है? तो अंत में कवि उपमा देता है कि जैसे छत पर आती है धूप, ये लास्ट लाइन है कविता की इस पंक्ति का जो दिया गया है हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो धूप का छत पर आना स्वाभाविक है, निडर और खुला होता है। जिस तरह से धूप आपके छत पर आ जाता है, बिना किसी से पूछे, एकदम निडर, सूरज की रोशनी आपके घर तक पहुँच जाती है, ठीक वैसे ही वो बिना किसी भेदभाव के सबके समान रूप से स्पर्श करती है। धूप जो होती है, वो ना तो यहाँ पे दलित देखती है, ना सवर्ण समाज देखती है, ना और कुछ देखती है। सबके लिए समान हिसाब से, मतलब सबके लिए समान तरीके से जो जो धूप होता है वो पहुँचता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर के भय और पूर्वाग्रहों को त्याग कर खुले मन से सच्चाई के सामने आना चाहिए। तभी वह उस रोटी की महक यानी दलित जीवन के वास्तविक अनुभव और संवेदना तक पहुँच सकेगा। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं निष्कर्ष इसका। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बात करेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करता है कि दलित जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। मतलब किसी भी दलित के जीवन को समझने के लिए आपका, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना किताबी कीड़ा, वो मतलब पर्याप्त नहीं है, केवल उससे होगा ही नहीं, बल्कि उसके लिए गहरी संवेदना, अनुभव और आंतरिक परिवर्तन आवश्यक है। अगर आपके मन स्वच्छ नहीं है, अगर आप मन से अपनी घृणा को निकालकर, अपनी उस संकीर्ण मानसिकता को निकालकर नहीं समझना चाहते, तो कभी समझ भी नहीं पाएंगे दलित जीवन के बारे में। तो घृणा, भय और संकीर्णता को त्याग कर ही मनुष्य समानता और मानवता के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ये ख नंबर प्रश्न की। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूछे गए हैं, सभी का आप लोगों का मतलब बहुत सारा जो प्लेलिस्ट है MHD 19 का, आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा, चैनल के प्लेलिस्ट पे भी मिलेगा, तो जाकर वहाँ से चेकआउट करिए। बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आप लोग देख कर ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।